नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आपका स्वागत है। इन दिनों हम उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विचार करेंगे चकबंदी अधिनियम की धारा 9, 9A, 9B, 9C एवं 10 के संदर्भ में। दोस्तों, आप लोग अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए और अपने सामने धारा 9 खोल कर रख लीजिए। धारा 9 को समझने के लिए हम इसे मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, अभिलेखों तथा विवरणों से उद्धरण जारी करना। नंबर 2, धारा 8 और 8 में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना। तथा नंबर 3, आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करना। अब हम धारा 9 पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि धारा 8 तथा 8 में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों के तैयार हो जाने के बाद सहायक चकबंदी अधिकारी का यदि कोई लिपिकीय अशुद्धियां हों तो उन्हें सही करेगा। यानी कि अगर कोई क्लैरिकल एरर्स हैं तो उनको वो ठीक करेगा और संबंधित खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा। जो उस भूमि से संबंधित किसान हैं और जो अन्य राइट रखने वाले हैं व्यक्ति, उन लोगों को नोटिस भेजेगा जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य नियत अभिलेखों के संबंध में उद्धरण होंगे। यानी कि जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य जो अभिलेख हैं उनसे संबंधित उद्धरण उसमें होंगे और जिनसे निम्नलिखित बातें प्रकट होंगी। तो क्या क्या बातें प्रकट होंगी? नंबर 1, उनके भूमि में अधिकार और दायित्व। नंबर 2, उसके संबंध में धारा 8 के अंतर्गत पाई गई अशुद्धियां, उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले और विवाद। तो उस नोटिस में क्या क्या बातें प्रकट होंगी? जो भूमि है, भूमि में उनके अधिकार और दायित्व और जो अशुद्धियां पाई गई वो, और उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले। और यदि विवाद है मामलों में, मतलब निर्विवाद है तो ऊपर वाले कॉलम में आ गया, और नीचे है अगर विवाद है तो वो भी आएगा। ठीक, इसके संदर्भ में आप धारा 8 की उपधारा 2 देख सकते हैं। अगला है उचित चकबंदी सुनिश्चित करने के लिए विभाजन आवश्यक होने पर संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश। मान लीजिए कोई संयुक्त जोत है तो उचित रूप से अगर चकबंदी करना है तो उसमें खातेदार का अलग अलग अंश निर्धारित करना पड़ेगा। मान लीजिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, उनकी संयुक्त जोत है और उसमें चकबंदी करनी है, तो उसके लिए अगर विभाजन आवश्यक हो गया है तो फिर प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश। नंबर 4, गांठों का मूल्यांकन, जो प्लॉट्स हैं उनका मूल्यांकन करना। नंबर 5, पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आकलित करने के लिए उनका मूल्यांकन। अगर उस पर कहीं कुछ पेड़ लगे हैं, कुएं हैं या और कोई अन्य समुन्नति है तो उसका भी कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। और यदि उनमें एक से अधिक स्वामी हो तो उसका अभिभाजन कहते हैं अपॉर्शनमेंट को। ठीक, अगले पॉइंट पर आइए। चालू खसरा और चालू वार्षिक रजिस्टर, खसरा चकबंदी, धारा 8 के अधीन तैयार सिद्धांतों का विवरण तथा अन्य कोई अभिलेख जो अन्य बातों के साथ साथ खंड का में बताए गए ब्यौरे दिखाए, वह कटक में प्रकाशित करेगा। मतलब सहायक चकबंदी अधिकारी क्या करेगा? चालू खसरा, चालू वार्षिक रजिस्टर यानी कि खतौनी, खसरा चकबंदी और जो सिद्धांतों का विवरण तैयार किया गया उन सबको प्रकाशित करेगा कटक में। ये बात यहां पे कह रहे हैं। धारा 9 की उपधारा 2 पर आइए। धारा 9 की उपधारा 2 कह रही है कि कोई भी व्यक्ति जिसको धारा 9 की उपधारा 1 के अंतर्गत नोटिस भेजा गया या कोई अन्य उसमें स्वत्व रखने वाला व्यक्ति है तो वह उपधारा 1 के उद्धरणों के अधीन प्रकाशन के 21 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।
मतलब धारा 9(1) में जो नोटिस भेजा था, तो उसके मतलब जो उसमें उपधारा 1 के उद्धरणों के अधीन जो प्रकाशन हुआ, तो उसके 21 दिन के भीतर भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर देगा। धारा 9 का भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित है। इसमें भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाता है। इसमें पढ़ते हैं कि सहायक चकबंदी अधिकारी उस दशा में भूमि पर दावों या संयुक्त जोतों के विभाजन के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों तो संबंधित पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात, और जब ऐसी कोई आपत्तियां प्रस्तुत ना की गई हों तो ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे। यानी कि संयुक्त जोतों, भूमि पर दावों या संयुक्त जोतों के विभाजन के संबंध में जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई, तो अगर आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं तो वो दोनों पक्षों की सुनवाई कर लेगा, और अगर आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो फिर वो क्या करेगा कि अपने स्तर से जांच करेगा, जो ऐसी जांच जो वो आवश्यक समझे। ठीक है। और फिर एसीओ क्या करेगा, जो भी पक्ष उसके सामने उपस्थित होंगे उन समस्त पक्षों में समझौता करा देगा। जहां तक संभव हो वो विवाद का निपटारा भी कर देगा। अशुद्धियां होंगी तो अशुद्धियों को भी ठीक कर देगा। विभाजन की आवश्यकता है, विभाजन कर देगा, और ऐसे समझौते के आधार पर अपनी आज्ञाएं पारित कर देगा। तो सिंपल है ये तो बिल्कुल। किंतु प्रतिबंध ये है कि जहां एसीओ का जांच करने के पश्चात समाधान हो जाए कि उत्तराधिकार का मामला निर्विवाद है, वहां सब मामले का निस्तारण उसी जांच के आधार पर करेगा। अब आपने ऊपर देखा था ना कि जांच करी थी उसने, कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं हुई। अब उनने जांच करी, उसे ये लग रहा है कि उत्तराधिकार का अगर कोई मामला है और वो निर्विवाद है, उसमें कोई विवाद नहीं है, तो जब कोई विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर उस मामले का निस्तारण कैसे करेगा, उसी जांच के आधार पर कर देगा। धारा 9 का 2, यानी कि धारा 9 का की उपधारा 2, वे सब मामले जो उपधारा 1 में एसीओ द्वारा निस्तारित नहीं किए गए हों तथा, यानी कि पहले ये समझिए कि जो उपधारा 1 में एसीओ ने मामले निस्तारित किए वो तो उपधारा 1 में हो गए, लेकिन उपधारा 1 में जो मामले निस्तारित नहीं हुए उनके बारे में आ रहा है उपधारा 2 में कि वे सब मामले जो उपधारा 1 में एसीओ द्वारा निस्तारित नहीं किए गए हों तथा गाटों के मूल्यांकन से संबंधित सब मामले, और वे सब मामले जिनका संबंध पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आकलित करने के लिए है, उनके मूल्यांकन, और यदि एक से अधिक स्वामी हो तो उसको सह स्वामियों में अविभाजन करने से है, तो वे सब मामले एसीओ द्वारा सीओ को भेज दिए जाएंगे, यानी कि असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर द्वारा कंसोलिडेशन ऑफिसर को भेज दिए जाएंगे, और फिर कंसोलिडेशन ऑफिसर उनका निस्तारण नियत रीति से कर देगा। यानी कि 9 का की उपधारा 2 में क्या कह रहा है कि वे मामले जो उपधारा 1 में एसीओ ने निस्तारित नहीं किए और गाटों के मूल्यांकन के अगर मामले हैं वे, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आकलित करने के लिए उनका मूल्यांकन करने के मामले हैं वो, और यदि एक से अधिक स्वामी है तो उसको सह स्वामियों में अविभाजन यानी कि अपॉर्शनमेंट करने के मामले हों वो, तो ये सारे मामले एसीओ सीओ को भेज देगा और फिर सीओ उनका निस्तारण करेगा। अब आते हैं उपधारा 3 पर। उपधारा 3 मेनली ये कह रही है कि एसीओ और सीओ यानी कि असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर और कंसोलिडेशन ऑफिसर को सक्षम न्यायालय माना जाएगा। ये बात कह रही है कि ये सक्षम न्यायालय हैं, ये धारा बता रही है हमें। अब हम अगली धारा पर आते हैं। धारा 9 खा। धारा 9 खा सिद्धांतों के विवरण पर की गई आपत्तियों के निस्तारण का प्रावधान करती है। जो सिद्धांतों का विवरण है उसके ऊपर जो आपत्तियां की गई हैं उनके निस्तारण का प्रावधान यहाँ पर हो रहा है। इसकी उपधारा 1 में ये बात कह रहे हैं कि जब धारा 9 के अधीन सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों तो सहायक चकबंदी अधिकारी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं
कि जब धारा 9 के अधीन सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गईं तो सहायक चकबंदी अधिकारी सुनवाई का अवसर देगा और चकबंदी समिति का दृष्टिकोण है उस पर विचार करेगा, फिर अपनी वो रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को दे देगा और चकबंदी अधिकारी इन आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा। अब उपधारा 2 पर आते हैं। धारा 9 खा की उपधारा 2 में एक अलग केस, एक अलग परिस्थिति दी गई है। वो क्या कि अगर सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध धारा 9 में नियत समय के भीतर कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई तो फिर क्या किया जाएगा? किसी ने भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं करी तो फिर उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति को उचित सूचना देने के पश्चात कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा। भाई कोई आपत्ति अगर प्रस्तुत नहीं की गई तो फिर चकबंदी अधिकारी ये कहेगा कि भाई क्या बात है, कोई भी आपत्ति नहीं आई इसमें, तो उसकी शुद्धता देखने के लिए कि वास्तव में ये ऐसा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो चकबंदी समिति को इन्फॉर्म कर देगा और फिर उस कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा खुद। उसके बाद वह सिद्धांतों के विवरण में ऐसे परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है जो वो आवश्यक समझे। यानी कि जो वो निरीक्षण करेगा तो उसके बाद वो जो परिवर्तन करना आवश्यक समझेगा वो कर सकेगा। अब उपधारा 3 पर आते हैं। उपधारा 3 ये कह रही है कि उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन अगर चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से शुद्ध कोई व्यक्ति है तो उक्त आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर वह बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। देखिए यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए आप कि चकबंदी अधिनियम जो है इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी है, उसके बाद चकबंदी अधिकारी, फिर बंदोबस्त अधिकारी, ये 3 अधिकारी सबसे ज़्यादा मुख्य हैं। तो अगर कोई व्यक्ति चकबंदी अधिकारी से की आज्ञा से शुद्ध है तो अपील कहाँ करेगा? वो बंदोबस्त अधिकारी, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी बंदोबस्त अधिकारी के पास है। ठीक, अब आते हैं धारा 9 गा पर संयुक्त जोतों का विभाजन। इसमें कह रहे हैं सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी धारा 9 का के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं। संयुक्त जोतों का विभाजन कौन कर सकता है? सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी, और धारा 9 का के अधीन कर सकते हैं। ठीक है, भले ही 1950 के यूपी जेडे एंड एलआर एक्ट की धारा 178 में या किसी अन्य विधि में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी अन्य विधि में, यानी कि कोई भी अन्य विधि और भी हो, कोई नई विधि आए, कोई भी विधि हो, तो उसमें अगर कोई विपरीत बात दी गई हो तो वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी धारा 9 का के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं, भले ही 1950 के यूपी जेडे एंड एलआर एक्ट में, एलआर एक्ट की धारा 178 में या फिर किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी गई हो। ठीक, और दूसरी बात है वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया होगा। अब उपधारा 2 पर आते हैं। ये कह रही है कि संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जाएगा, किंतु प्रतिबंध यह है कि यदि संबंध खातेदार सहमत हो तो विभाजन विशिष्ट घाटों के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि वैसे तो विभाजन अंशों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन प्रतिबंध यह है कि खातेदार सहमत हैं आपस में, तो विभाजन जो किया जाएगा फिर विशिष्ट घाटों के आधार पर किया जाएगा। घाटा मतलब क्या होता है? प्लॉट। अब आते हैं धारा 10 पर, पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना। उपधारा 1 ये कह रही है कि वार्षिक रजिस्टर धारा 9 का की उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन दी गई आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा। इसमें धारा 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 का की उपधारा 1 और 2 के अधीन जो आज्ञाएं दी गई उनके आधार पर पुनरीक्षित कर दिया जाएगा वार्षिक रजिस्टर। वो क्या कहलाएगा? पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर। तत्पश्चात वह नियत आकार में तैयार किया जाएगा तथा कटक में प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।